हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने इसे छोड़ा था इस अध्याय को, तो हमने छोड़ा था कहाँ से? भूपर्पटी की संरचना से। ठीक है, भूपर्पटी की सॉरी पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है ना, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया बोलने में। जो ये पृथ्वी की संरचना है, ठीक है, इसको हम कहाँ से, तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, सबको पता है पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी लद्दाख्श है, ठीक है। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, सबको पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरह से डिवाइड किया गया है, किसमें? परतों के माध्यम से। ठीक है, तो जो ये पहली वाली परत है, इसे भूपर्पटी का नाम दिया गया है, क्रस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वाली जो परत है उसे मेंटल कहा गया है, और जो सबसे लास्ट वाला है इसे क्रोट कहा गया है। ये तो सामान्यतः वर्गीकरण इसका हो गया। ठीक है, ये इसका सामान्यतः वर्गीकरण है, मतलब एकदम सामान्य जानने के लिए कि पृथ्वी की 3 परतें। तो सबसे पहली परत भूपर्पटी, दूसरी परत मेंटल हो गई, और तीसरी परत कौन सी हो गई? तो क्रोड हो गया। ठीक है, अभी इसमें भी बांटा गया है कि, ठीक है ना, बाहरी कोड, आंतरिक कोड, ये सब किसके हिसाब से? गहराई के हिसाब से। किलोमीटर में इसकी गहराई मापी गई है, और किलोमीटर में गहराई के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो पृथ्वी की संरचना में हमने, जैसा कि अभी हमने बताया कि तीन तीन है, ठीक है ना। तो उसमें से पहला है क्या? भूपर्पटी। ठीक है, तो हम पहले भूपर्पटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसका क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों की भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई की गहराई तक है। ठीक है ना। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भूपर्पटी हम लोगों को, जो हम पहले पृथ्वी के हम लोग पहले भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के पहले भाग पर पढ़ रहे हैं, पहले भाग के बारे में उन्होंने बताया है कि इसमें भूपर्पटी की मोटाई जो है, इसको वो क्या है, महाद्वीपों की तुलना में कम है। कहाँ की? स्थल भाग की। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर आपको पता है कि स्थल भाग है और जल भाग है। ठीक है ना, स्थल मंडल है और जल मंडल है, सबको पता है। तो जो स्थल मंडल वाले भाग हैं, ठीक है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र के भाग है, उस पर क्या है कि वहाँ की जो गहराई है वहाँ की, वो क्या है कि कम है, सॉरी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और महासागरों के जो नीचे वाली की औसत मोटाई क्या है, इसी की मतलब महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्या है कि इसकी मोटाई अधिक पाई जाएगी और महासागरीय क्षेत्रों में कम पाई जाएगी। ठीक है ना। तो महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी? 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हम मान लीजिए कि ये स्थल मंडल है, ठीक है, मानते हैं कि ये क्या है, हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, ये स्थल मंडल है, और यहीं और यहाँ पर क्या है कि ये मानते हैं हम कि स्थल मंडल है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बगल में क्या है इसके, तो मान लेते हैं कि ये जल मंडल है। ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक, ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्थल मंडल है, और इसी के बस जस्ट बगल में क्या है कि पानी भरा हुआ है, मतलब कि ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो जब हम इसके नीचे की खुदाई करेंगे, ठीक है, जब हम मान लीजिए स्थल मंडल पे हम खुदाई कर रहे हैं और इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं स्थल मंडल की, तो क्या होगा कि हमें भूपर्पटी वाली जो परत है, जो पृथ्वी की हमारी पहली परत है, वो कहाँ तक? 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये औसत है। ठीक है, ये हर जगह पर एक तरह की नहीं है, ये औसत है, 30 किलोमीटर तक है। और जो महासागरों में मान लीजिए हम लोग खुदाई करेंगे, ठीक है ना, जल के नीचे से हम लोग खुदाई स्टार्ट करेंगे, जब पानी को छोड़ना है उसके बाद फिर नीचे से हम लोग खुदाई करेंगे, तो यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर के बाद ये परत क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये औसत है, ये इसका भी औसत है और इसका भी औसत है। ऐसा नहीं है कि आप एक पठारी क्षेत्र में अगर आपने 5 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई की तो ये परपटी समाप्त हो जाएगी, और मैदानी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर की
खुदाई की तो ये भूपर्पटी समाप्त हो जाएगी। हिमालय के नीचे अगर आपने खुदाई स्टार्ट कर दी तो 5-6 किलोमीटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर जगह पर अलग अलग है। यहाँ पर जो ये दिया गया है ये सिर्फ एक एवरेज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि भूपर्पटी महासागरों के नीचे क्या है कि इसकी जो गहराई है वो कम है, और जो महाद्वीपों में है उसकी गहराई क्या है, अधिक है, ठीक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। हिमालय पर्वत की श्रेणी के नीचे देखिए कितनी है इसकी मोटाई, तो 70 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग मेंटल। तो ये पहली परत हो गई हमारी, तो इसको याद रखने क्या योग्य बात है। पहली परत में हमें ये याद रखना है कि जो हमारे महाद्वीप हैं उसके नीचे जो क्रस्ट की गहराई है वो अधिक है, और जो महासागर है उसके नीचे क्रस्ट की जो गहराई है वो क्या है, कम है। और भूपर्पटी की ये पृथ्वी की संरचना की यह पहली परत है भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। और ये क्रस्ट क्या है कि एक भंगुर है, जल्दी टूटने वाली है, जो कि सामान्यतः हमारे सामने दिखती है कुछ भाग में, ठीक है ना। कुछ किलोमीटर तक हम इससे क्या है कि ये हम इसको जानते हैं, क्योंकि कुछ किलोमीटर तक की गहराई हमारे आसपास खोदी जाती है, यही है, ठीक है ना। ये भूपर्पटी कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो भाग है, ठीक है ना। तो पहला तो हमने पढ़ लिया क्या, भूपर्पटी। फिर अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेंटल। पहला हमने पढ़ा क्या, ये हो गया क्या, भूपर्पटी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, भूपर्पटी हो गया। फिर मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा मेंटल हो गया, ठीक है। तो ये वो ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्या था कि हमने पहला भूपर्पटी पढ़ा था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारी क्या मान लेते हैं कि इतने एरिया में ये भूपर्पटी थी, जो जिसका एवरेज हमने माना था 30 किलोमीटर। कितना माना था हमने, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मेंटल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तक की गहराई कहलाएगी भूपर्पटी, ठीक है। इसको याद रखना है कि ये वाला भाग है ना, ये भूपर्पटी कहलाएगा। तो भूपर्पटी की विशेषताएं हमने क्या पढ़ी हैं, भूपर्पटी की हमने विशेषताएं पढ़ी हैं कि भंगुर है, जल्दी टूटने वाली है, ठीक है। यही पढ़ा है ना हमने। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मेंटल। तो मेंटल क्या है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि मेंटल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेंटल क्या है, कितनी दूरी की गहराई पर है ये, ठीक है। भूपर्पटी के नीचे का जो भाग है, ठीक है ना, मेंटल कहलाता है। यह मोह असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। स्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है, ठीक है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है लेखक का कि जो ये यहाँ से ये जो जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे ये हमारा क्या होता है कि भूपर्पटी समाप्त होती है, वहीं से मेंटल शुरू हो जाता है, वहीं से मेंटल वाला क्षेत्र क्या है, स्टार्ट हो गया, जहाँ से भूपर्पटी समाप्त हुई। तो अब भूपर्पटी कहाँ से समाप्त होती है, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग ये इसका कितनी है, मुझे लग रहा है कि इसका जो इसकी गहराई है वो 50 किलोमीटर से शुरू होती है, ठीक है। 50 किलोमीटर से है लगभग ये, 50 से लेकर के 29 किलोमीटर की गहराई तक क्या होता है कि मेंटल पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही भूपर्पटी समाप्त होती है तो इसका एवरेज, क्योंकि इसमें 30 बताया गया है,
ठीक है ना। तो 30 से लेकर के इसका एवरेज 30 बताया गया है, तो 30 से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक हम लोग जाते हैं तो इसे मेंटल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, क्योंकि हमको इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमको इसमें अपना नॉलेज जोड़ने का प्रयास कम करना है। ठीक है। तो इसमें जो मेंटल वाला भाग है, ठीक है, तो कहाँ से हम लोग 30 से मानेंगे क्योंकि इसमें 30 दिया हुआ है, तो 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हम लोग मानेंगे कि क्या क्या है कि ये मेंटल है। ठीक है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो मेंटल का ऊपरी भाग है वो दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जो इसका मेंटल का ऊपरी भाग है, वास्तव में जो इसका ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल का क्या होता है कि ये मंडल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि थोड़ा सा कमज़ोर क्षेत्र है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होती है, जो अभी हम इसके आगे वाली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, प्लेट विवर्तनी की पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल में क्या है कि इसी पे तैर रही हैं। ठीक है। और यहाँ से ही हमें क्या मिलता है कि लगभग जो लावा मिलता है हमें, ठीक है, मैग्मा, वो क्या है कि लगभग इसी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। यही तरल अवस्था में है। कौन? दुर्बलता मंडल। ठीक है। आप लोग इतना जान लीजिए कि जैसे ही हमारा जो हमारी भूपर्पटी जैसे ही समाप्त होती है, वैसे ही क्या होता है कि एक क्षेत्र मिलता है जहाँ पर जो लिक्विड अवस्था में है। ठीक है। और जो लिक्विड अवस्था में है और उसके ऊपर ही क्या है कि हमारी भूपर्पटी की जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। ठीक है। और वो क्या करती हैं कि गति करती हैं, संचरण करती हैं। ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि स्थैनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से इसका विस्तार 400 किलोमीटर। तो हम लोग कैसे मानेंगे कि ये जो भूपर्पटी है हमारी, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही समाप्त होती है 30 किलोमीटर में मान लीजिए समाप्त होती है। ठीक है। तो 30 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हम लोग मान लेंगे कि ये क्या कहलाती है हमारी 30 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी हमारी स्टेनोस्फीयर। ठीक है। और मतलब दुर्बलता मंडल कहलाएगा। 30 से लेकर 400 किलोमीटर तक हम मान लेते हैं कि दुर्बलता मंडल कहलाएगा, जहाँ पर हमारी जो प्लेटें हैं वो क्या होती हैं? तैरती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। ठीक है। जो धरातल पर हमारे लावा आता है जिसे हम मैग्मा लावा कहते हैं, अभी इसमें बताया जाएगा कि मैग्मा कब कहा जाता है, लावा कब कहा जाता है। थोड़ा सा वेट करिए, आगे पढ़ते हैं फिर। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ठीक है, ये हो गया। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल, ठीक है, कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल का ऊपरी भाग हो गया और भूपर्पटी हो गया, केवल भूपर्पटी को हम लोग स्थल मंडल नहीं कहेंगे। जो मेंटल का ऊपरी भाग है और जो स्थल मंडल है, ये दो, भूपर्पटी है और जो मेंटल का ऊपरी भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की मोटाई की लगभग किसकी 10 से 200 किलोमीटर तक है। 10 से 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो क्या कहलाती है? तो स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं कि जब भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्थल मंडल। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, ये ठोस अवस्था में है। ठीक है ना। इसका नीचे का विस्तार जो क्या है कि दुर्बलता मंडल का समाप्त हो जाने तक है। ठीक है ना। निचले मंडल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और ये ठोस अवस्था में है। जो मतलब जो मेंटल का, जो हम लोग ऊपरी मेंटल पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये मतलब निचला मेंटल है, तो दूसरा मेंटल क्या है? निचला मेंटल जो है वो क्या है कि ठोस अवस्था में है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या बताया गया है। अब बताया गया है क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी हाँ, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी तरंगे, ठीक है, भूकंपी जो तरंगे हैं, तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य कोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोड क्या है? ठोस अवस्था में है। अब हम इसे देखते हैं कि क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है।
ठीक है। क्रोड और मेंटल की सीमा जो है क्या है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। और आगे देखते हैं हम कि क्रोड जो है वो भारी पदार्थों, मुख्यतः निकिल एवं लोहे का बना है, निफे कहलाता है। चलिए ठीक है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसके बाद 2900 किलोमीटर तक तो मान लीजिए यहाँ तक कि इसकी गहराई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक मान लीजिए इसकी गहराई कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि जो ये वाला भाग है ये इसका आंतरिक कोड है। ठीक है ना, ये आंतरिक कोड है और ये कैसा है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, आंतरिक कोड है और कैसा है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसके जो बाहर वाला भाग है वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, इसका जो बाहरी हिस्सा है वो कैसा है, तो द्रव अवस्था में है। ठीक है, अब हमें इसमें जानने वाली बात हमें ये है इसमें कि जो ये बाहर वाला क्रोड है वो क्या है कि तरल अवस्था में है और ये जो आंतरिक कोड है वो ठोस अवस्था में है। तो अब इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, तरल अवस्था में है, बाह्य कोड तरल अवस्था में है और आंतरिक कोड क्या है, ठोस अवस्था में। और ये भारी पदार्थों से बना हुआ है। ठीक है ना, लोहे और निकिल से। तो ये जो हमारा ये पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी 2-4 बार आप लोग पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम फिर से इसको एक बार दोहरा लें कि जैसे हम भूपर्पटी से जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं भूपर्पटी से, ठीक है ना, तो क्या मिलता है हमें, तो भूपर्पटी मिली जो कि एवरेज इसमें बताई गई है 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, तो बाहरी मेंटल मिलता है। बाहरी मेंटल का मतलब होता है कि दुर्बलता मंडल। ठीक है ना, दुर्बलता मंडल मिलता है और दुर्बलता मंडल और ये जो क्रस्ट है ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो स्थेनोस्फीयर कहलाते हैं। मतलब दुर्बलता मंडल मिलकर क्या कहलाते हैं, दोनों स्थल मंडल कहलाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब भूपर्पटी और मेंटल का जो बाहरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मेंटल का बाहरी क्षेत्र मतलब जो दुर्बलता मंडल है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, स्थल मंडल। दोनों मिला के क्या कहते हैं, स्थल मंडल। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग और आंतरिक क्षेत्र में जाते हैं तो फिर ये जो मेंटल है, ठीक है ना, ये ठोस अवस्था में है जो मेंटल है। फिर उसके बाद हम जाते हैं तो हमें क्रोड मिलता है। जो क्रोड क्या है कि क्रोड पहला जो क्रोड है वो पहले तरल अवस्था में है, मतलब जो आउटर क्रोड है वो तरल अवस्था में है और फिर जो इनर कोड है, ठीक है ना, जो इनर कोड है वो कैसा है, तो ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी गहराई तो हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं तो कंफर्म हो जाएगी गहराई। ठीक है, इसका चित्र तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये जो है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 100 किलोमीटर तक हम मानते हैं कि इसमें 30 दिया हुआ था, वैसे मतलब 100 ही है पर इसमें तो 30 ही दिया था, इसलिए मैंने 30 पढ़ाया है। आप लोग 100 मान लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में 100 दिया गया है। तो भूपर्पटी की गहराई हम लोग कितनी मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें ये लगभग दोनों की मोटाई मुझे लगता है दिया हुई है। जो 200 किलोमीटर बताई गई है, 100 किलोमीटर बताई गई है। आप लोग एवरेज इसका इतना ही मानेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहाँ गया, चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं तब फिर समझ में आएगा। हाँ, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए इसमें यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि महाद्वीपों के किनारे, ठीक है, इसमें भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह कितनी है, तो 30 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत मोटाई 5 मानी गई है जबकि महाद्वीपों में 30 मानी गई है। ठीक है, भूपर्पटी की। तो हम इसे फिर पूरा स्थल मंडल की बोल सकते हैं कि पूरे स्थल मंडल की दी हुई है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या है। तो दुर्बलता मंडल हम लोगों को पता चल गया है कि जो मेंटल है, ठीक है, जो क्या है कि हमारा मेंटल है, मेंटल और जो क्रस्ट है और जो मेंटल है
उसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, मतलब मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग है दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो उसको और दुर्बलता मंडल और क्रस्ट, ठीक है, इन दोनों की मोटाई को हम लोग किस में मापते हैं, तो स्थल मंडल में मापते हैं, ठीक है ना, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल में किसको मापते हैं, तो भूपर्पटी और दुर्बलता मंडल, भूपर्पटी और दुर्बलता मंडल दोनों को किस में लिया जाता है, स्थल मंडल में लिया जाता है। और दुर्बलता मंडल किसका भाग है, तो ये मेंटल का ऊपरी भाग है, ठीक है ना। तो लिक्विड अवस्था में है और उसके बाद फिर क्या है कि ठोस अवस्था में है मेंटल। फिर उसके बाद क्रोड की तो 2900 किलोमीटर तक क्या है कि मेंटल है, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। फिर उसके बाद जो हमारा क्रोड स्टार्ट होता है तो 5100 किलोमीटर तक क्या है कि ये 2900 से 5100 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये तरल अवस्था में है, ठीक है ना, ये लिक्विड है, तरल अवस्था में है। और जो इसके बाद वाला भाग है वो क्या है, ठोस है, और ये क्या है कि ठोस अवस्था में है, ठीक है। ये हमारा इनर कोर है और टोटल इसकी 6378 किलोमीटर इसकी टोटल गहराई है, किसकी, पृथ्वी की, हमारे पृथ्वी की जो टोटल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 63। तो इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया, हम लोगों को समझ में आया है कि जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो 5100 किलोमीटर तक है वो कौन सा है, तो आउटर कोर है, और फिर लास्ट तक कौन सा है, इनर कोर है, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, तो फिर पढ़ाया जाएगा आगे। अब अगला है हमारा ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप, ठीक है ना। ये रहा हमारा स्थल मंडल का चित्र, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये चित्र है हमारा, ठीक है। स्थल मंडल तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल, ठीक है। भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर मोटी, ठीक है ना, किलोमीटर मोटी यहाँ पर बताई गई है। मेंटल, तो हमने इसमें क्या जाना है कि जो हमारे इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुई है, तो मेंटल की कितनी गहराई है, तो मेंटल की गहराई है यहाँ पर हमारा कितनी, तो 30 किलोमीटर औसत मानी गई है महाद्वीपों के नीचे, कितनी, 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर मानी गई है इसके। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 100 किलोमीटर की भूपर्पटी बताई गई है इसमें, ठीक है, और दुर्बलता मंडल। हम लोग ये जान लें कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो जो भूपर्पटी है और मेंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, मतलब ये जो दुर्बलता मंडल है, इन दोनों को मिलाकर इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल, ठीक है ना, स्थल मंडल कहते हैं। और इसकी जो गहराई मानी गई है वो 200 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फिर जो इसके बाद फिर दुर्बलता मंडल हो गया, फिर इसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक हम मेंटल मानते हैं, ठीक है ना, 2900 किलोमीटर तक गहराई कौन क्या है, मेंटल है। फिर उसके बाद फिर क्रोड शुरू हो जाता है, तो 5100 किलोमीटर तक बाहरी कोड है। फिर 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक क्या है कि आंतरिक कोड है, ठीक है ना। ये द्रव अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, ठीक। तो इस तरह से हमें ये ज्ञात हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह की है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लास्ट में इसकी गहराई कितनी है, तो लास्ट में हमने गहराई पढ़ी 6378 किलोमीटर। और ये क्या है, ठोस है, ठीक है ना, और ये क्या है, द्रव है। मतलब क्रोड के जो दो भाग हम लोगों ने किए ना, आंतरिक कोड और बाह्य कोड, तो आंतरिक कोड कैसा है, तो ठोस है, बाह्य कोड कैसा है, तो द्रव है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके और ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर ये ठोस अवस्था में मिलता है, और फिर ये जो मेंटल है ये कैसा है, हमारा द्रव अवस्था में है, और फिर ये भूपर्पटी है। भूपर्पटी और दुर्बलता मंडल कैसा है, यह एक द्रव है, मतलब द्रव वाला क्षेत्र है। इसी पर हमारी क्या है कि पृथ्वी की प्लेटें जो है वो तैर रही हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला है क्या, ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी व निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख,
और चट्टान और तरल चट्टानी लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो और अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी देखिए, आप लोगों ने चित्र देखा होगा, ठीक है ना इसका, क्योंकि रियल में तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे वीडियो वगैरह रहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं कि किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करके, अगर आपको ऐसे देखना है कि किस तरह से विस्फोट होता है तो इसको देख लीजिएगा सर्च करके इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी भी निकल रहा हो तो वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, ज्वालामुखी जो है सामान्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। जो ज्वालामुखी हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। तो जो पहला हमारा है, सक्रिय माना गया है। ठीक है ना, सक्रिय माना गया है। सक्रिय का मतलब ये है कि इससे लगातार लावा निकल रहा हो या अभी भी, मतलब कि अभी करंट में ही निकला हो कुछ समय पहले, तो उसे हम सक्रिय के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सुसुप्त माना गया है। सुसुप्त का मतलब है कि कई समय तक इसमें क्या है कि ज्वालामुखी ना निकला हो लेकिन अभी भी इसमें निकलने की क्या हो कि संभावना हो, उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है ना, विलुप्त ज्वालामुखी जिस ज्वालामुखी जो पूरी तरह से समाप्त हो गया हो जो ज्वालामुखी, ठीक है ना, उसमें क्या है कि वो विलुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। उसमें जब कभी भी उद्गार की मतलब ऐसी कोई संभावना ना बनने वाली हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, विलुप्त ज्वालामुखी। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो मेंटल के धरातल के जब ऊपरी भाग में ये रहता है, ठीक है ना, मेंटल के जो धरातली भाग है उसके जो ये ऊपरी क्षेत्र में जब ये रहता है तब ये क्या कहलाता है कि मैग्मा कहलाता है। ठीक है ना, और जैसे ही ये क्या होता है कि पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में आता है, जैसे ये स्थल मंडल को क्रॉस करके बाहर वाले क्षेत्र में आता है, वैसे ही ये क्या कहलाता है, तो ये लावा कहलाने लगता है। ठीक है ना, अभी इसके पहले मैंने बताया था ना कि ज्वालामुखी में लावा और मैग्मा किस तरह कहा जाता है। तो जब ये धरातल के अंदर होता है तब ये मैग्मा कहलाता है, और जैसे ये धरातल के बाहर आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। लावा प्रवाह लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा जो है, ठीक है, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। जैसे ज्वालामुखी से जो निकलते हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी से निकले हुए जो लावा होते हैं, जो ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थ हैं, उसमें कैसे, तो ज्वालामुखी बम का मतलब है कि एक ऐसा टुकड़ा पत्थर का जिसमें क्या होता है, अंदर गैस भरी होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, अंदर गैस भरी होती है। एक ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या होता है, इसमें गैस भरी होती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो ज्वालामुखी, ये कहलाता है आपका ज्वालामुखी बम। ठीक है ना, राख सबको पता है, धूलकण हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, सल्फर यौगिक हो गया, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये जो गैसें हैं, ज्वलनशील गैसें क्या होती हैं, इससे निकलती हैं। ठीक है ना, फिर और आगे हम लोग देखते हैं। तो ज्वालामुखी की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार। प्रवृत्ति का मतलब है कि इसके विस्फोट की प्रवृत्ति के अनुसार, ठीक है ना, किस तरह से इनका विस्फोट होता है उसके आधार पर जो आकृतियों पर ज्वालामुखी के जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर वितरित किया गया इसे। तो ज्वालामुखी का जो सबसे पहला है वो है शीर्ड ज्वालामुखी। पहला है क्या, शीर्ड ज्वालामुखी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शीर्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट
ज्वालामुखी मुख्यतः जो है वे बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखी के ढाल क्या है, तीव्र नहीं हो पाते हैं। निकास नली से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो सील्ड ज्वालामुखी पहला, इन्होंने जो प्रकार बताया है लेखक ने, तो पहला है सील्ड ज्वालामुखी। तो सील्ड ज्वालामुखी में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, ठीक है ना। जो हमारा हवाई द्वीप है, मैप में आप लोग ढूंढिएगा कि हवाई द्वीप कहाँ पर है, ठीक है। विश्व के मैप में, जो विश्व का मैप आप लोगों के पास होगा उसमें एटलस में या विश्व के मैप में या जो आप लोगों के कक्षा में रखे गए हैं, ठीक है ना, मैप, उसमें आप लोग ढूंढिएगा कि जो ये हवाई द्वीप है वो कहाँ पर है। तो हवाई द्वीप में सील्ड जो ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना, वो ज्वालामुखी जो है वो मूलतः उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हमने इसमें क्या समझा कि सील्ड ज्वालामुखी शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं, ठीक है ना। इनमें शंकु होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं कि शांत प्रवृत्ति वाले, मतलब बहुत अधिक शांत नहीं है, फिर भी बहुत अधिक विस्फोटक भी नहीं है, ठीक है। सील्ड शंकु क्या है कि इसमें जो इसकी विशेषता जो है, तो फव्वारे के रूप में क्या है कि ये निकलते हैं और निकास पर एक शंकु बनाते हैं, ठीक है। निकास पर क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं और ये फव्वारे के रूप में निकलते हैं, ठीक है, जो सेंटर शंकु के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये विस्फोटक भी होते हैं, कब, जब इनकी इनकी जो नलियां हैं उसमें क्या होती है, जब पानी चला जाता है किसी तरह से, तो फिर क्या होती है, विस्फोटक हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये याद रखेंगे कि जो सील्ड ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना, ये क्या है कि फव्वारे के रूप में निकलना, ठीक है ना, शंकु के माध्यम से, ठीक है, और शंकु के माध्यम से फव्वारे के रूप में निकलते हैं। और ज्वालामुखी क्या है, मुख्यतः से बेसाल्ट निर्मित है। इनका ढाल क्या है, तीव्र नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा क्या, मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी में अगर हम देखते हैं तो इन ज्वालामुखियों की अपेक्षा ये क्या है कि बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व गाढ़ा या चिपचिपा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक श्यान शब्द दिया गया है जिसका मतलब होता है गाढ़ा या चिपचिपा। लावा उद्गार होते हैं, प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट से होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में, देखिए जो लावा शब्द बार बार आ रहा है, मैग्मा और लावा, तो इसके बारे में हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके लिए विशेष आइडिया तो नहीं है, पर मैं सोचती थी, जैसा कि मैंने अपने मन की एक कल्पना बनाई थी कि जो ज्वालामुखी का जो लावा पढ़ते हैं हम लोग, कि जो लावा निकलता है, जो मैग्मा होता है, वो कैसा होता है, मतलब उसकी, तो अगर इसका हम बहुत छोटे रूप में, एक अत्यधिक सूक्ष्म रूप में अगर हम लें, तो मान लीजिए जैसे हम लोग घर में अपने जो हम लोग घर में अपने दलिया पकाते हैं, ठीक है, कभी भी हम लोग जैसे दलिया पकाते हैं घर में, ठीक है, तो जब हम कुकर का इस्तेमाल नहीं करते, जब हम दलिया पकाने के लिए किसी चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर का हम उसमें उपयोग नहीं करते, नॉर्मल पकाते हैं जब हम उसको, तब हम उसमें देखने को हम पाते हैं कि जो दलिया जब उबलती है, ठीक है ना, जो ओट्स हमारे हैं जब उबलते हैं, ठीक है, और जो पकने की उसकी प्रक्रिया होती है, तब आप उसको ध्यान से देखिए, कभी अगर आपके घर में पकाया गया हो या आपने खुद पकाई हो, तब उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये लावा वाली वो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ में आएगी। मतलब अगर आपको ऐसा ऐसा थोड़ा सा रखना है, एक कल्पना टाइप में लेना है, तो वहाँ से वो समझ में आता है थोड़ा कि वो किस तरह से, मतलब कि एकदम लिक्विड भी रहता है, गर्म भी रहता है, और उसमें थोड़ा सा बार बार, मतलब उफनने की, मतलब बार बार जो उसके ऊपर अगर प्लेट ढक दिया जाए तो उस बार बार वो क्या करता है, प्लेट को मतलब हिलाता डुलाता रहता है। तो इस तरह से एक छोटा सा कल्पना है, अगर आप लोग कर सकें तो कर लीजिए,
बाकी आप दूसरा भी सोच सकते हैं, सब लोग फ्री हैं कि कैसा क्या होगा। हाँ, बस ये है कि जुड़ा रहना चाहिए इन चीज़ों से, बिल्कुल अलग मत सोचिए कि उसको उससे जोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं कि मिश्रित ज्वालामुखी। तो इसमें प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट से होते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो सील्ड ज्वालामुखी थे उसमें विस्फोट की संभावना कभी कभी बनती है। कब? जब निकास नली में पानी पहुंच जाता है तब इसकी संभावना बनती है। जबकि जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसमें क्या होता है कि इसमें जो विस्फोट की प्रवृत्ति है, ठीक है ना, वो गाढ़ा और चिपचिपा लावा होता है, क्योंकि ये भी इसका एक कारण है। प्रायः ज्वालामुखी कैसे होते हैं? तो भीषण विस्फोट के साथ होते हैं, ठीक है ना। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में, ठीक है ना, ज्वलखंड पाए जाते हैं, ठीक है। जो पदार्थ राख व धरातल पर भी पहुंचते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पदार्थ हैं वो ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, ठीक है। जमाव जो मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में क्या करते हैं? दिखते हैं, ठीक है। तो हमने मिश्रित ज्वालामुखी पढ़ा और शील्ड पढ़ा। तो हमने शील्ड में क्या पढ़ा? तो शील्ड में हमने ये पढ़ा कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो क्या होता है, मतलब सामान्यतः सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः कम विस्फोटक होता है, ठीक है ना। कभी कभी विस्फोटक होता है, और जो मिश्रित है वो क्या होते हैं? विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। जो शील्ड है उसमें क्या होता है कि लावा क्या होता है कि कम चिपचिपा होता है, बेसाल्टिक होता है, और इसका जो लावा है इसका क्या होता है कि अधिक जो मिश्रित का जो लावा है वो क्या होता है? अधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड में हम क्या देखते हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं बल्कि इनके पास स्थित इनके द्वार निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। तो हमने 3 पढ़ा है। ज्वालामुखी कुंड कब बनते हैं? तो ज्वालामुखी कुंड लेखक का कहना है कि इसमें जो विस्फोट की प्रवृत्ति है, जो इसमें विस्फोट होता है वो इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है कि गड्ढे की आकृति बन जाती है। इसमें शंकु या पहाड़ी की स्थिति ना निर्मित होकर क्या होता है कि ये गड्ढे की आकृति बना लेता है और इसी को कुंड कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे इसी में, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर फैली है, ठीक है ना, जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैल रही है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, इसका मध्य महासागरीय कटक जो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो हमारा एक क्या बनता है, कौन सा महासागर है? सभी को पता है, तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में एक कटक है, ठीक है ना, एक कटक है, ठीक है ना। कटक एक श्रृंखला है। अब कटक क्या कहलाता है ये आपको महासागरीय वाले क्षेत्र उसमें पढ़ने को मिलेगा, क्यों अगले चैप्टर में। बस इतना जान लीजिए कि एक कटक है यहाँ पर, और इसी में क्या है कि ज्वालामुखी आते हैं इसमें, ठीक है ना। कितना? जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और महासागरीय बेसिनों में फैली। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है, ठीक है ना। इसमें लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ। देखिए, ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ का क्या मतलब, तो इसके पहले हम लोग ज्वालामुखी तो आप लोगों ने जान लिया ना कि किसको कहते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी पता चल गया, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद जो सील्ड शंकु हो गया, तो इसके प्रकार हैं, वो भी प्रकार ये किस तरह के हैं? ये प्रकार इसके किसके आधार पर? उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर इसका प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है इसमें? तो सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। और फिर दूसरा क्या दिया गया है इसमें? पहला सील्ड दिया गया है, सील्ड ज्वालामुखी।
दूसरा मिश्रित ज्वालामुखी और तीसरा ज्वालामुखी कुंड। ठीक है, ये तीनों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आप एक दो बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। और ये कटक हमने पढ़ लिया। देखिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसमें पूछा जाता है, जैसे कि कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है, ठीक है ना, सही है या गलत है। जैसे 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है जो श्रृंखला महासागरी कटक की है, सही है। तो NCERT 1 लाइन 1 पढ़ने का यही एक एक लाइन जो हम पढ़ते चलते हैं ना, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसका यही एक महत्व है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ इसमें जब नहीं छूटती है तो जब एग्जामिनर हमें एग्ज़ाम बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर देने का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से अग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुँच कर होता है या धरातल तक पहुँचने से पहले। देखिए जो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का क्या मतलब है, पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे जो भी ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी गर्म है, सबको पता है ज्वालामुखी कैसा है, गर्म है। मैग्मा गर्म है, धरातल के अंदर रहता है तो मैग्मा कहलाता है, धरातल के बाहर आता है तो लावा कहलाता है। लेकिन ये दोनों ही प्रकार से क्या है, दोनों ही अवस्था में कैसे है, गर्म है, दोनों ही स्थान पर ये गर्म है। तो जब कोई भी मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है, ठीक है, तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर ना आ पाए और बीच में ही ठंडा हो जाए, इसको यहाँ पर जगह ना मिले और यहाँ पर इसको ठंडा होना पड़ जाए। या फिर ये हो सकता है कि ये बाहर निकल आए और ये बाहर होकर किसी भी आकृति में फैल जाए और ठंडा हो जाए। तो ये दोनों प्रकार की आकृति, तो जब ये अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, जब अंदर ही ठंडा हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं हम लोग कि आंतरिक स्थलाकृति बोल देते हैं। और जब ये बाहर आके ठंडा होता है तब हम इसे बाह्य स्थलाकृति कहते हैं। तो ज्वालामुखी के ठंडे होने से क्या होता है, दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक तो जो भूमि के अंदर बनती है तो आंतरिक स्थलाकृति, और जो बाहर बनती है वो बाह्य स्थलाकृति। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे देखते हैं इसमें कि क्या बताते हैं लेखक, हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलें, पातालीय शैल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये वर्गीकरण किया, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उसे ज्वालामुखी शैलें कहते हैं। और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, तब भीतर ही ठंडा होता है, तब उसे पातालीय शैल कहते हैं। ठीक है ना, लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अग्नेय शैलों के वर्गीकरण को यहाँ पर जोड़ दिया है लेखक ने। तो ज्वालामुखी शैलें कब कहा जाता है, जब धरातल पर आए तो वो ज्वालामुखी शैलें हो जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं इसमें, कि जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है, ज्वालामुखी शैलें हो जाती हैं। और जब पाताल मतलब धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमता है तब ये क्या कहलाती हैं, तो पाताली शैलें कहला जाती हैं। ठीक है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी, वही जो मैंने आंतरिक कहा, तो ये अंतर्वेदी कहलाती हैं। इसमें इसकी लैंग्वेज है, मतलब इसकी भाषा है अंतर्वेदी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, कि जब अंदर ही ज्वाला मतलब भूपटल के अंदर ही जब ज्वालामुखी की क्रिया जो होती है, जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही ठंडा हो जाता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाता है, तब उसे कहते हैं अंतर्वेदी आकृतियाँ। ठीक है, इनमें से कुछ चित्र में दिखाए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से दिखाए गए हैं इसमें। तो ये आप लोगों की स्थलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये तो बाहर के भी दिखाई गई हैं, टोटल दिखाई गई हैं। इसमें आंतरिक संरचना में हम लोग इसको देखते हैं, ये आंतरिक वाली कौन कौन सी है, और भी दिया है क्या इसमें, नहीं। इनमें से कुछ चित्र तीन आंतरिक, केवल अंतर्वेदी की बात की गई है इसमें, और चित्र 3.4 में दिखाई गई है। अच्छा, ये अंतर्वेदी ही दी गई है। ठीक है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चित्र देखते हैं। जो बैथोलिथ है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जो बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया,
ठीक है। फैकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया, सिल हो गया, डाइक हो गया, ये सब पृथ्वी के आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं वो कहलाती हैं इसमें, मतलब भूपटल के अंदर ही जमती हैं ये, और यहीं पर ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। लेकोलिथ क्या है, तो ये गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है, ठीक है ना। गुम्बदनुमा जो है विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित शंकु के गुम्बद से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो आकृति होती है वो इस तरह से जम जाती है, जो लावा निकलता सॉरी जो मैग्मा निकलता है वो इस तरह से भूपटल के अंदर ही जम जाता है, उसे हम कहते हैं गुम्बद, मतलब लेकोलिथ। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि कहाँ मिलता है, ठीक है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित शंकु के गुम्बद से मिलती है। अंतर केवल इतना है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुम्बद नुमा पहाड़ियाँ हैं, इनमें से अधिकतर अपत्रित हो चुकी हैं, धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लेकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। कहाँ पर, कर्नाटका में। तो इसमें इसको हम लोग याद रखेंगे कि जो लेकोलिथ है, ठीक है ना, जो लेकोलिथ है वो कैसा गुम्बद पाया जाता है। इसको एक बार में ये याद नहीं होगा, अगर आप लोगों को याद करना है तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो ऊपर उठते हुए लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर चट्टानों में चला जाता है, ठीक है। अलग अलग आकृतियों में जम जाता है, यही तस्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात है कि जब तस्तरी के आकार में जमेगा तो उसे हम क्या क्या कहेंगे कि लेपोलिथ कहेंगे। कई बार अंतर्वेदी चट्टानों की जो मोड़दार अवस्था है वो अपनति व अभिनति, ठीक है, इस प्रकार से जम जाती है, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो कि क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होती है, फैकोलिथ कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये लेपोलिथ है जो तस्तरी की तरह जुमा है। देखिए 3 आकृतियां पढ़ी ना हमने, तो बैथोलिथ में क्या पढ़ा, बैथोलिथ में गुम्बद आकार में जमती है, ठीक है। और फैकोलिथ जो होता है, जो लेपोलिथ होता है वो ये गुम्बदाकार में बढ़ता है, कौन, लेपोलिथ। और जो लेपोलिथ क्या होता है, सॉरी बैथोलिथ जो होता है वो क्या होता है कि गुम्बदाकार में बढ़ता है, और जो लेपोलिथ है वो तस्तरी के आकार में बढ़ता है, और जो फैकोलिथ है वो क्या करता है कि ये इस तरह से अपनति एवं अभिनति वाले, मतलब कि ये ऐसे गर्त उभार ऐसे करके जब मैग्मा जमता है ना तब ये कहलाता है, ठीक। और आगे फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। देखिए इसमें जब पृथ्वी की जो आकृति जो ज्वालामुखी की जो आकृति होती है, ज्वालामुखी की जो आकृति है, ठीक है ना, तो जब वो जो मैग्मा है तो जब ये सिंपल जमता है, ठीक है ना, ऐसे जब ये सिंपल जमता है मतलब कम मोटाई में जमता है तब इसे वो बोल देते हैं क्या, शीट। और जब ये अधिक मोटाई पे जमता है तो इसे सिल कहा जाता है, ठीक है ना, सिल कहा जाता है इसे। देखिए हम लोग सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। तो अगर सिल आप लोगों को याद नहीं होता है तो सिल आप लोग याद कर सकते हैं, वो जो पहले हम लोगों के घरों में मिक्सर नहीं रहता था तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, सिल का इस्तेमाल किया जाता है घर में। तो ये वही उसी तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि शीट किसे कहते हैं, शीट मतलब जो इसका जो लोहे की चादर होती है, लोहे की चादर या फिर टिन की जो चादर होती है उसे हम लोग शीट कहते हैं। तो शीट पतली होती है और जो हमारे घरों में सिल का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग पहले मसाले वगैरह पीसने का इस्तेमाल करते थे, और भी चीज़ें पीसने के इस्तेमाल में जो आती थी वो क्या कहलाती थी, हम उसे सिल ही तो कहते हैं गाँव में, क्या कहते हैं और,
ठीक है, तो वो मोटा होता था, ठीक है ना, उसकी जो मोटाई है वो मोटी होती है किसकी अपेक्षा, ये जो हमारा जो ये जो लोहे का या टिन का जो चादर होता है, ठीक है ना, जो अक्सर हम छत का काम करता है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर ग्रामीण ही हम नहीं लेंगे, या फिर जैसे कुछ विशेष कंपनी वगैरह या अस्थायी जो मकान बनाए जाते हैं, जैसे कोई गोदाम वगैरह की स्थापना करते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो उसमें छत की जगह पर ये शीट को चुना जाता है ना, जो टिन के या फिर लोहे के बने होते हैं। तो हम लोग इसे बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें जोड़ने से याद होती हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो ये जो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि सिल और सीट, आई थिंक सिल और सीट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो है ये मैग्मा ही धरातल पर निकला और इसको इतना स्थान मिल गया, इतने स्थान में ये जम गया, तो इसे हमने सीट कह दिया, और इसको ये इतने स्थान में जमा, मतलब इसको ज़्यादा गहराई मिल गई तो ये सिल बन गया, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ भी सोचने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो पतले क्षेत्र में जमा है सिल कहला जाएगा, और जो मोटे क्षेत्र में जमा है क्या कहला जाएगा आपका, सॉरी, जो पतले में जमा है सीट कहला जाएगा, जो मोटे में जमा है सिल कहला जाएगा। तो इसमें हमने कितनी आकृतियाँ पढ़ी हैं, तो हमने पहले पढ़ा है लेकोलिथ, ठीक है ना, लेकोलिथ पढ़ा है। लेकोलिथ में कैसा मिलता है, तो हमें गुम्बदाकार मिलता है, ठीक है ना, ये सब अंतर्वेदी आकृतियाँ हैं, तो कैसे मिलती हैं, तो इसमें ये कैसा मिलता है हमें, गुम्बदाकार में। दूसरा हमने पढ़ा है इसी में लेपोलिथ, ठीक है, और फैकोलिथ और सिल। तो लेपोलिथ हम लोगों ने अभी जस्ट यहीं पर पढ़ा था, ये लेपोलिथ की इसमें क्या है कि तस्तरी जैसे आकार बन जाता है। फिर तीसरा हमने इसमें पढ़ा फैकोलिथ, तो फैकोलिथ का कैसा होता है कि इस तरह से ये उभार और गर्त वाला बनता है, ठीक है ना। चौथा हमने पढ़ा था सिल, तो सिल कैसा होता है कि सिल जो है वो मोटी अवस्था में, मतलब मोटे चादर के रूप में जमा हो जाता है, उसे हम सिल कहते हैं। और फिर जो पांचवा हमने पढ़ा था क्या, पांचवा हमने पढ़ा कि जो पतले मतलब सिल से थोड़ा पतला चादर के रूप में जमा होता है वो शीट कहलाता है। फिर छठवां हमने पढ़ा था क्या कि जो डाइक है, हमने नहीं पढ़ा, हम नीचे पढ़ेंगे। डाइक ये जो लंबवत ऐसे जमा हो जाता है ना, इस तरह से जो लंबवत जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डाइक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से पृथ्वी के जो ज्वालामुखी है, ठीक है, पृथ्वी का जो ज्वालामुखी है और वो जो ये आंतरिक संरचना है इसकी, ठीक है ना, जो ज्वालामुखी की जो आंतरिक संरचना है, ज्वालामुखी की जो अंतर्वेदी बोल रही हूँ, जो आंतरिक संरचनाएं हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी के निकलने से पहले मैग्मा कहेंगे, जब मैग्मा जम जाता है धरातल के अंदर, तब उसे हम क्या कहते हैं, तो आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहते हैं, किसकी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। 6 हमने पढ़ी हैं, आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों के धरातल के लगभग समकोण पर होता है, और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो ये दीवार की भांति क्या करता है, संरचना बनाता है, ठीक है। और यही संरचना क्या कहती है कि डाइक कहलाती है। ये महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों में आकृति भव्यात पाई जाती है। कौन सी, डाइक। वही कर्नाटका में हमने क्या पढ़ा था, तो कर्नाटका में हमने पढ़ा था कि वैथोलिथ की आकृति क्या होती है कि पाई जाती है, ठीक है ना। नहीं, इसका नहीं पढ़ा था हमने, वैथोलिथ नहीं पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा था कर्नाटका में, हाँ ये पढ़ा था हमने कर्नाटका में। ये महाराष्ट्र में पढ़ा हमने कि बेसाल्ट प्रवाह पाया जाता है। इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाती हैं चीज़ें। बेसाल्ट प्रवाह जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये मिल गया हमें। लेकोलिथ हमने पढ़ा था, है ना। लेकोलिथ हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो कर्नाटका में पढ़ा है कि लेकोलिथ की जो आकृति है वो कर्नाटका में पाई जाती है, ठीक है। मतलब कर्नाटका का जो वहाँ मतलब पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे जो स्थलाकृतियाँ वो कैसी पाई जाती है, तो लेकोलिथ। और जो डाइक है वो कहाँ पर, तो हम मानते हैं इसको पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो पूछ सकते हैं कि कर्नाटका के पठार में ग्रेनाइट पठारों की, ठीक है ना, कि जो ये लेकोलिथ स्थलाकृति है वो कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। सही है या गलत है, ठीक है ना, स्पष्टीकरण है या नहीं है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। जो डाइक है वो महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आंतरिक क्षेत्र में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी से बनी टोटल आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। तो इसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ हैं इसमें बनाई गई हैं, ठीक है। तो मिश्रित ज्वाला शंकु हो गया, लावा हो गया, सिंडर शंकु हो गया, लावा पठार हो गया, और विकर्णी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा हो गया, सिंडर शंकु हो गया, और ज्वालामुखी नलिका हो गई, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आकृतियाँ इसकी बनाई गई हैं, ठीक है ना, आंतरिक वाली। स्कंद हो गया, महास्कंद हो गया, लैकुलित हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी आकृति, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो फिर आप लोग इसकी आकृतियाँ देखिए कि किस तरह से बनाई गई है, ठीक है ना। ये लैकुलित हो गया, ये दिख रहा है ना लैकुलित, ये लैकुलित हो गया, ये आकृति दिख रही है लैकुलित की, ठीक है। इसको चलिए अलग से शॉर्ट में बनाते हैं फिर। ये लैकुलित दिख रही है आप लोगों की आकृति, ठीक है ना। ये लैकुलित आप लोगों की अलग से आकृति दिख रही है। ज्वाला नलिका दिख रही है, ये लैकुलित दिख रही है आपकी यहाँ पर भी, ठीक है। भित्ति हो गई, स्कंद हो गया, सिल हो गया। देखिए सिल ये पतले क्षेत्र में जमा हुआ है ना, सिल, ठीक है। और ये ज्वालामुखी नलिका हो गई, ये दिख रही है किस तरह से, ठीक है ना। लावा पठार हो गया, ठीक है ना, बाड़वत ज्वालामुखी का जो पठार हो गया ये हो गया, ठीक है ना। और ये ठीक, तो ये आप लोगों को इसमें पढ़ लीजिएगा, या फिर इसका शॉर्ट एक वीडियो इस चित्र विशेष को लेकर शॉर्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो इसमें केवल आंतरिक संरचना ही नहीं शामिल की गई है, जबकि इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों शामिल कर ली गई है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हो गया। जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। टेक केयर, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही होगी और जल्दी 12th क्लास की NCERT भी स्टार्ट की जाएगी। ओके, थैंक यू।